देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया। तो जो इसका उत्तर है वो है टेराकोटा। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया, वो है टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए गए थे। सिंधु घाटी के घर जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे ईंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हड़प्पा के निवासी कैसे थे। हड़प्पा के जो निवासी थे वो थे शहरी। देखिए, ऐसा लगता है आपको कि जो पिछले काल के लोग थे यानी जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे वो ग्रामीण होंगे, पर जो हड़प्पा के जो निवासी थे वो बहुत ही एडवांस थे। तो वो कौन से निवासी थे, शहरी निवासी थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र का निर्माण जो सबसे पहले लोगों ने किया था वो वे थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। ईंटों की जो कृत्रिम गोदी होती है ना, डॉकयार्ड, जहां से व्यापार होता है, वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। तो जो इसका उत्तर है वो है लोथल। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, क्या थी, व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किस चीज से बनाते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने छांट के बनाई है ये पीडीएफ, कुछ संग्रह बनाया है क्वेश्चंस का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको काम आएंगे आरआरबी, एसएससी या कोई भी जहां पर जीएसजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम में। चलिए देखते हैं, तो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी नगर सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहां पर, हड़प्पा सभ्यता से। तो धातु से बने जो सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे वह थे हड़प्पा सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां प्रकट हुए थे, हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। देखिए, ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था डॉकयार्ड का, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो जो नगर था वो था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो किस देवता की पूजा करते थे वे लोग, पशुपति की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन विदुषियों गार्गी, मैत्री तथा कपिला का घर किस शहर में था। किस शहर में था इन तीनों का घर, मिथिला में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन सा है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत जो है वो है वेद। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। जो राष्ट्रीय प्रतीक के फलक के नीचे उत्कीर्ण शब्द होते हैं जिसमें सत्यमेव जयते लिखा है वो किस उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है? तो सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण लिखी है पाणिनि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के पथ प्रदर्शक थे। योग दर्शन के पथ प्रदर्शक कौन थे? पतंजलि। ठीक है, कौन थे? पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? देखिए पूछ रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, तो वो दी है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक गणित का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं, अष्ट अध्याय किसकी रचना थी? ये तो कई एग्जाम्स में मैंने देखा है। अष्ट अध्याय जो रचना थी वो थी पाणिनि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक युग का एक मूल पहलू नहीं था। देखिए उत्तर वैदिक युग में आयरन की खोज नहीं की गई थी। ठीक है, क्या बोल रहा है? उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था, वो था आयरन की खोज या लोह की खोज। नेक्स्ट देखते हैं, किसको ऋग्वैदिक काल में नहीं जाना जाता है? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में वर्ण प्रथा नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, आपको लगता है कि जो ऋग्वेद काल है यानी वेदों से चली आ रही है वर्ण प्रथा, पर ऋग्वेद काल में वर्ण प्रथा नहीं थी। ठीक है, किसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता है? वर्ण प्रथा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का जो संबंध है वो है तमिलनाडु से। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर राजा कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण कराया? तो कड़गी के मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था उसका नाम था सिंचगुट वन। क्या था? सिंचगुट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल भाषा के शिलापदिकारम और माड़ी मेखला नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? हिंदू धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? उत्तरा मेरूर में। कहाँ पे? उत्तरा मेरूर में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो था अरिकामेडू। क्या था? अरिकामेडू। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है पुलकेशिन द्वितीय। पश्चिम चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वे थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? जो पिटक थे उनकी जो रचना की गई थी वो प्राकृत भाषा में की गई थी। अब त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ होगा? बौद्धों का। अभी अभी हमने देखा। ठीक है, आजीविका एक संप्रदाय था। आजीविका एक संप्रदाय था कहाँ पर? बुद्ध के समसामयिक था। ठीक है, बुद्ध के समसामयिक था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ था वो था त्रिपिटक। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, देखिए जो बौद्ध धर्म में क्या थे,
बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, और वो 2 धर्म कौन से थे, वह 2 वर्ग कौन से थे, स्त्रियां एवं शूद्र, क्योंकि वहां पर सबको क्या माना जाता था, समान माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लेखन के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लेखन के लिए कौन सी प्रयुक्त भाषा थी, ब्राह्मी। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो बुल मतलब क्या होता है, BULL वाले बुल से इसकी वो कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो बैल टाइप दिखता है ना उसका। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, वो है जन्म से। बुलानी शायद हिंदी में इसको सांड बोलते हैं। ठीक है, तो किससे संबंध है, जन्म से। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध का क्या अर्थ होता है। तो बुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है। अभी अभी हमने देखा ज्ञान की प्राप्ति, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। पर्युषण पर्व क्या बोल रहा है, पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है। तो पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, जैनियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर है। तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, इन तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, बुद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है एलोरा के गुफाएं और शिलाकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक मानी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है चित्रित धूसर। क्या है, मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, किसे, चित्रित धूसर को। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। देखिए ये महात्मा बुद्ध ने कहा था, तो बौद्ध धर्म ही होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म इस बात का प्रचार करता है कि जो इच्छा होती है वही सब कष्टों का कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, राजगृह में। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई है, आप जी के ट्रिक में जाके देखिएगा सेक्शन में, वहां पे मैंने आपको सारी परिषद जितनी भी गठित हुई थी सबकी मैंने ट्रिक बताई है कैसे याद करनी है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप वीडियो। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, बिंबिसार और प्रसेनजित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था। तो कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था, महायान बुद्धवाद का। किसका पोषक था, महायान बुद्धवाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन सा था। तो लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला राजा कौन सा था, अशोक राजा, महान अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक भी जिसे बोलते हैं। चलिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, और वो भाषा थी मगधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार किस वंश का एक शासक था। तो बिंदुसार किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जा सकता है। तो सांची में स्थित जो विशालतम स्तूप है वो मौर्य काल से संबंधित है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी। वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी, और वो शासक था अशोक। हमें ऐसा लगता है कि अशोक ऐसे नहीं कर सकते, पर देखिए आप खुद देख सकते हैं कि जो वह शासक था, कौन शासक था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए, वो था अशोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो किस विदेशी यात्री ने भारत का सबसे पहला दौरा किया था, मैगस्थनीज ने, जिसने इंडिका भी लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, या इसे क्या बोलते हैं,
धम्मचक्कपबतन सुत। क्या बोला जाता है? धम्मचक्कपबतन सुत। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन नहीं था? तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय थेरवाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची में स्थित, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यक्ति का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? किस व्यक्ति का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? और जिसका उत्तर है वो है मौर्य राजा अशोक का। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। नेक्स्ट देखते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? उपगुप्त से। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया जो यूनानी राजदूत था वो था मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में दिखाई पड़ता है। किसमें? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? तो एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? धर्म महापात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व को स्वीकार किया था? तो किसने स्वीकार किया था? मेगास्थनीज ने। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? मौर्य काल में। फिर मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य काल के तत्काल बाद कौन से आए थे? शुंग आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य श्लोक जो था वो था शिलालेख 13। ठीक है, क्या था? शिलालेख 13। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? तो कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया? शुंग राजवंश। हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक और मूल संस्थापक जो हस्तलिपियों के थे वो थे R.M. शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे, मतलब कौटिल्य चाणक्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे या किसके शासन में प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? चाणक्य के जो बचपन का नाम था, जिन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, उनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ऐसा कौन सा एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वो है भाब्रू स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था क्यों नहीं छोड़ी?
इसका प्रमाण कहाँ मिलता है आपको? तो इसका प्रमाण मिलता है देवनाम प्रिय की उपाधि से। देखिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। तो विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार। क्या है मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा शासक था जिसका नाम देवनाम प्रिय दशी भी था? देवनाम प्रिय दशी भी किस शासक का नाम था? मौर्य राजा अशोक का। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र संबंधित है वो है राजनीति से। किससे संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाख दत्त। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी प्रचलित था? अभी जो वर्तमान नगर पालिका है उसका जो प्रशासन कार्य है उस तरीके का कार्यकाल मौर्य काल में कहाँ पर प्रस्तुत था? तो वो था जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। कहाँ पर देखने को मिलता है आपको मौर्य काल में? वर्तमान नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका टाइप प्रशासन, जन्म एवं मृत्यु का, जहाँ पंजीकरण मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ओके। किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? ऐसा कौन सा राज्यादेश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो जिसका आंसर है वो है मास्की अभिलेख, जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य महामंत्री थे। कौटिल्य महामंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। फिर देखते हैं आगे, सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को प्रथम पढ़ने वाला जो अंग्रेज था वो था जेम्स प्रिंसिप, जिसने 1837 में इसे पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी किसने की थी? विलियम जोन्स के। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो देखिए, भारतीयों के लिए जिसने सिल्क मार्ग आरंभ किया था वो था कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किस वंश के शासक ने ये प्रारंभ की थी? सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाला या आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक थे। तो गांधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? शक एवं कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का क्या कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी ने। फिर देखते हैं आगे, भारतीय और यूनानी कला के अभिरक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम था? तो भारतीय और यूनानी कला के अभिरक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम था गांधार कला शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनानी रोमन कला को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है गांधार कला में। नेक्स्ट देखते हैं, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऐसा कौन सा महानतम कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था, यानी जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? वो था कनिष्क।
श्रीलंका पर विजय प्रारंभ करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था राजराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में पहले किसके यहाँ काम किया था? तो सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारों के रूप में सबसे पहले किसके यहाँ कार्य किया था? मौर्यों के यहाँ। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद और यूनानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा सन 78 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था? तो शक संवत का संस्थापक तो आप सबको पता ही है, कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला जो विकसित हुई थी वो हुई थी कुषाण काल में। चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे? तो चरक किसके दरबार में चिकित्सक थे? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? तो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले जो मुख्य साहित्यकार थे वो थे वासुमित्र और अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की जो गांधार शैली थी वो पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो चौथी बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत हमने अभी अभी पढ़ा, किसने चालू किया था? कनिष्क ने। और कब किया था? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए बार बार घुमा के पूछा गया है, ये पिछले साल एसएससी में अधिकतर आया है ये क्वेश्चन घुमा घुमा के, कि चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य थे? तो कनिष्क के काल में वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और आयुर्वेदाचार्य थे। कौन? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय का किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में जो भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण था ना, जो विकसित हुआ था, उसका जो कला विद्यालय था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे गांधार कला नाम से जाना जाता। तो गांधार कला में क्या भारतीय और ग्रीक शैली का क्या है? मिश्रण है। गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? तो गंधर्व कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीक रोमन बौद्ध कला से। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन रोमन बौद्ध कला से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो शक संवत जो प्रारंभ किया गया था वो किया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं। 57 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 57। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली किसका संश्लेषण है? भारतीय और यूनानी कला का। नेक्स्ट देखते हैं। मिलिंद पन्हो है किस भाषा में? तो या जो मिलिंद पन्हो है वो कौन सा ग्रंथ है? एक पाली ग्रंथ है। हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ संबंधित है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ संबंधित है किससे? वसुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो देखिए इसमें कालानुक्रम तो नहीं दिया हुआ है, परंतु देखिए यूनानी, शक और कुषाण, मतलब जो भारत पर आक्रमण जिसने किया सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण आए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? वास्तुकला का सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक थे। तो अभी अभी हमने देखा कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारतीय यूनानियों ने। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है, स्वर्ण मुद्राएं लिख दिया है। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक थे भारतीय यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासकों ने अग्रहार कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा शुरू की? अग्रहार मतलब क्या होता है? कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा। तो किस वंश के शासकों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? सातवाहन ने।
नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला की गांधार शैली किस समय फली फूली? तो जो कला की गांधार शैली थी वो कुषाणों के समय सबसे अधिक फली फूली। नेक्स्ट देखते हैं, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन मेरा कहने से मतलब है कि इसी क्वेश्चन को एक से अधिक बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये खुद में खुद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक से अधिक बार पूछा गया है। तो जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी कला शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शक संबंध का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? कनिष्क ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द घोतक था काली मिर्च के लिए। ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी में भी देखा है यवन प्रिय से रिलेटेड। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द घोतक था किससे? काली मिर्च से। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाण शासकों ने। देखिए पहली बार जिन्होंने चलाए गए थे वो किसने चलाए थे? भारतीय यूनानी ने। देखिए पहली बार किसने चलाए थे? भारतीय यूनानी ने, पर नियमित रूप से जिसने चलाए थे वो कुषाण शासक थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वो था श्रीगुप्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो की थी वो की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक गणितज्ञ भी था और खगोल विज्ञानी भी था? तो जो था आर्यभट्ट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट किसके शासन काल में था? तो गुप्त शासन काल में आर्यभट्ट थे। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी और वह था? ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो जो उसका उत्तर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को आक्रमण नहीं करने दिया था भारत पे? वो था स्कंदगुप्त। यह भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट देखते हैं, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे? तो मृच्छकटिकम के जो रचनाकार थे वो थे शूद्रक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा? तो उत्तर रामचरित जो नाटक लिखा वो लिखा है भवभूति ने। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के वैद्य या चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का जो महान सम्राट था वो कौन था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन को भी घुमा के पूछा है, आर्यभट्ट ने। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था ये तो आपको सबको पता ही होगा कौन सा था। गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिसेन किस राजा के राजकवि था? तो हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धन्वंतरी किसके काल में थे या परामर्श किसके दरबार में दिया था उन्होंने? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में या दरबार में। फाहियान ने भारत की यात्रा किस काल में किया था? तो फाहियान ने जो भारत की यात्रा की थी वो गुप्त काल में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किस युग से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। ऋतु संहार के लेखक कौन थे? तो ऋतु संहार के जो लेखक थे वे थे कालिदास।
इलाहाबाद स्तंभ की शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आया था, शायद 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। घुमा के थोड़ा सा पूछा था, तो इसका आंसर क्या है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अपनी प्रचार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा, ये देखिए सेम ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाने वाला जो राजा था वो था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद के जो लेखक थे वो थे जयदेव। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? देखिए समुद्रगुप्त था, जो प्राचीन सिक्कों में उसने अंकित करवाई थी अपनी जो पिक्चर वीणा बजाते हुए। इससे ये भी पता चलता है जो समुद्रगुप्त था उसे संगीत प्रेमी था एक तरीके से। ठीक है, तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा था समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? आपको याद ही हो गया होगा, समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक है उन्हें माना जाता है श्रीगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? तो चीनी यात्री हैंसांग ने किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी? तो भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सुमात्रा और जावा पर विजय प्राप्त कर ली थी? राजेंद्र चोल। नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध हो गया था। इसका जो उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। तो उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? वो था राजराज प्रथम। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्राप्त किया था? तो चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्राप्त किया था? शैव धर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी में। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में महाबली मंदिर किसके शासन में बनाया गया था? पल्लव के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की जो राजधानी थी वो थी मदुरै में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण किया था वो था चालुक्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल ने। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैंसांग। नेक्स्ट देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो प्रवर्तक था वो था दांती दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित हुई थी? तो किस शासक के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा की चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मदुरै में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वह थी तंजौर में। नेक्स्ट देखते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था?
तो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसका निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर है वो है पल्लव शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो एलोरा मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को जो हमारे देश का सबसे बड़ा है किसने बनवाया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो महाबली रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं कि चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया था। तो किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था और अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? उसका आंसर है राजराज प्रथम ने। त्याग समुद्र की पदवी किसने धारण किया था? तो त्याग समुद्र की पदवी किसने धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जो कि एक पल्लव शासक थे। किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? तो किस चोल शासक ने लंका सिंहल को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर था उसका निर्माण किस राजा ने किया था? सआदत खान ने। किसने किया था? सआदत खान ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशन प्रथम ने। रत्नावली किसकी रचना थी? तो रत्नावली किसकी रचना थी? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वे थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हैंसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो जो पुलकेशिन द्वितीय थे वे बदौरी के चालुक्य महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति के बारे में पहले तो ये जान लीजिए कि वे एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी और उनको जो संरक्षण प्राप्त हुआ था वो किसने प्राप्त किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों का जो सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है वो कैलाश मंदिर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।